Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 14th March 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. Before I take up the first topic of the day, I wish you all a very happy Holi. चलिए आज का पहला टॉपिक लेते हैं. It is Narasu Appamali case of 1951. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. तो ये आर्टिकल किस कॉन्टेक्स्ट में पब्लिश हुआ है पहले वो एक बार देख लेते हैं. सो आई होप कि आपको याद होगा कि द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने एक आर्टिकल सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है रीसेपिंग द रिपब्लिक केस बाय लैंडमार्क केस. इस सीरीज के अंतर्गत इंडियन एक्सप्रेस विल बी कवरिंग important judgments of the Supreme Court or High Courts which has shaped India's constitutional history. हमारे संविधान के 75 ईयर्स के एडॉप्शन के ओकेजन पे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने ये आर्टिकल सीरीज स्टार्ट किया है. अभी तक जो आर्टिकल्स कवर हुए हैं या जो जजमेंट्स कवर हुए हैं वो हैं चंपकम दुराई राजन केस, ये हमने 28 फरवरी को कवर किया था. अनवर अली केस 6 मार्च को कवर किया था. तो वीक में एक इससे रिलेटेड इस सीरीज से रिलेटेड आर्टिकल आता है. तो आने वाले 10-12 वीक में हम उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छे खासे डिबेट्स हो जाएंगे, अच्छे खासे केसेस कवर हो जाएंगे दैट हैव शेप्ड इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री. आज के इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है नारासू अप्पा माली केस. ये जो केस है इट विल डिस्कस इश्यूज विथ रिस्पेक्ट टू पर्सनल लॉज वर्सेस फंडामेंटल राइट. तो पर्सनल लॉज और फंडामेंटल राइट्स के बीच के रिलेशंस को एक्सप्लोर करेगा ये पर्टिकुलर जजमेंट. तो एक बार जरा पर्सनल लॉज क्या होते हैं वो रिवाइज कर लेते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड. देखिए वो तमाम नियम कानून जो मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, अडॉप्शन या सक्सेशन से रिलेटेड चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, वो तमाम कानूनों को कहा जाएगा पर्सनल लॉज. अब भारत के अंदर जो है अलग अलग समाज को अपने अपने पर्सनल लॉज को मैनेज करने का अपने हिसाब से अधिकार दिया गया है. एंड मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज हैव देयर पर्सनल लॉज इन लाइन विद देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस. तो सरल भाषा में कहें तो पर्सनल लॉज यूनिफॉर्म तरीके से सारे देश के लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. मैरिज संबंधित नियम अलग अलग हैं अलग अलग धर्म के लोगों के लिए. डिवोर्स संबंधित नियम अलग हैं. इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन संबंधित नियम अलग हैं. So these matters fall within the ambit of personal laws, and personal laws are not uniform. They are allowed to be shaped as per religious practices. तो मोस्ट ऑफ द पर्सनल लॉज आर इन लाइन विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बट कुछ कुछ केसेस में पर्सनल लॉज को कोडिफाई भी किया गया है. फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए हिंदू कम्युनिटी की, हिंदू समाज में इन तमाम मैटर से रिलेटेड यानी कि इन पर्सनल लॉज मैटर से रिलेटेड क्या नियम होंगे, इसके लिए पार्लियामेंट ने अलग से कानून बनाया है. देयर हैव बीन सेट ऑफ लॉज पास्ड इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू सक्सेशन एक्ट. कलेक्टिवली दीज आर नोन एज हिंदू पर्सनल लॉज. तो पार्लियामेंट ने हिंदू कम्युनिटी के लिए अलग से कानून बनाया है जिस कानून के हिसाब से हिंदू कम्युनिटी के पर्सनल लॉज रेगुलेट होते हैं या पर्सनल मैटर्स रेगुलेट होते हैं. जबकि बाकी तमाम जो धर्म हैं, खासकर जैसे मुस्लिम कम्युनिटी की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ देयर मैटर्स विथ रिस्पेक्ट टू पर्सनल लॉज आर रेगुलेटेड एज पर देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस ओनली. कहीं कहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है या कहीं कहीं पे पार्लियामेंट ने इंटरवीन किया. फॉर एग्जांपल मुस्लिम पर्सनल लॉज के हिसाब से ट्रिपल तलाक की एक्टिविटी प्रैक्टिस होती रही है विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी. उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने सायरा बानू केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया ट्रिपल तलाक की एक्टिविटी को, और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक एक्टिविटी को बैन किया. और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फर्दर स्ट्रेंथन करते हुए पार्लियामेंट ने कानून भी पास किया, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट 2019 विच डिक्लेयर्ड ट्रिपल तलाक इलीगल. तो बिफोर वी गेट इनटू दिस नारासू अप्पा माली केस, आई होप
यहाँ पे क्लैरिटी है कि पर्सनल लॉज क्या होते हैं। देश के अंदर कुछ कानून होते हैं, जैसे क्रिमिनल मैटर्स, क्रिमिनल लॉज, आपने मर्डर किया है तो अब वो कानून जो है वो भारत के हर एक सिटीजन के ऊपर एप्लीकेबल है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस बैकग्राउंड। तो क्रिमिनल मैटर्स अलग हो गए, बट देयर आर पर्सनल मैटर्स। ये हैं तमाम पर्सनल मैटर्स। और पर्सनल मैटर्स में जो कानून एप्लीकेबल होंगे वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस द्वारा गाइडेड होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जब तक पार्लियामेंट उसके लिए अलग से कानून ना बना दे। लेकिन कुछ कुछ केसेस में जब पार्लियामेंट ने अलग से कानून बना दिए हैं तो फिर उन मामलों में पर्सनल लॉज के लिए देयर आर प्रॉपर कोडिफिकेशन। फॉर एग्जांपल हिंदू कम्युनिटी के लिए बहुत सारे पर्सनल मैटर्स में देयर इज अ प्रॉपर कोडिफिकेशन विथ हेल्प ऑफ सेट ऑफ लॉ, जिनको हम लोग कहते हैं हिंदू पर्सनल लॉज। तो जब तक पार्लियामेंट कानून ना बनाए तब तक पर्सनल मैटर्स के अंदर जो लॉज होंगे, जिनको हम लोग कहेंगे पर्सनल लॉज, दे आर गाइडेड बाय रिलीजियस प्रैक्टिसेस। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर फॉर एग्जांपल, ये बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द मैटर्स आर स्टिल गाइडेड बाय द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बट कहीं कहीं पे पार्लियामेंट ने कानून बना करके उस एक्टिविटी को रेगुलेट कर दिया, जैसे ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया। हिंदू कम्युनिटी के लिए मोस्ट ऑफ द मैटर्स में नाउ पार्लियामेंट हैज ऑलरेडी फ्रेम्ड अ लॉ, इसको कहा जाता है हिंदू पर्सनल लॉ। अब अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग लॉज हो सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर पर्सनल मैटर्स। यही इस बात का इंडिकेटर है कि हमारे देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। क्रिमिनल मैटर्स में वी आर हैविंग यूनिफॉर्म प्रोसीजर, बट सिविल मैटर्स में स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू पर्सनल लॉज वी डू नॉट हैव यूनिफॉर्मिटी। तो जितने भी नियम हैं उनको या तो क्रिमिनल लॉज में डिवाइड करके आप देख सकते हैं, या तो सिविल और पर्सनल लॉज में डिवाइड करके देख सकते हैं। क्रिमिनल लॉज में यूनिफॉर्मिटी है, पर्सनल लॉज या सिविल लॉज में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अलग अलग समाज को अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस के हिसाब से पर्सनल लॉज स्ट्रक्चर करने का अधिकार है, तब तक जब तक पार्लियामेंट स्पेसिफिकली कानून बना करके उनके किसी पर्सनल मैटर को रेगुलेट ना करे। तो आई होप पर्सनल लॉज आपको क्लियर है कि क्या होते हैं। अब आते हैं नरसू अप्पा माली केस के बैकग्राउंड में। देखिए, नरसू अप्पा माली वॉज ए हिंदू मैन फ्रॉम बॉम्बे, जिसको अब मुंबई कहा जाता है। उनके ऊपर एलिगेशन था बाईगैमी का, मींस सेकंड मैरिज का, इवन व्हेन हिज फर्स्ट वाइफ वाज अलाइव। और ये जो प्रैक्टिस ऑफ बाईगैमी है, दैट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल एज पर बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ हिंदू बाईगैमस मैरिज एक्ट ऑफ 1946। एक कानून पास किया था बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली ने, जिसके अंतर्गत बाईगैमी को इलीगल प्रैक्टिस डिक्लेयर किया गया था अमंगस्ट हिंदूज। तो हिंदुओं के लिए ये कानून था जिसके अंतर्गत बाईगैमी वाज इलीगल एक्टिविटी। और ये कानून जो है वो बॉम्बे प्रोविंस के लिए एप्लीकेबल था, विच इंक्लूड्स करेंट डे महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब नरसू अप्पा माली बॉम्बे में रहते थे, यानी कि वो बॉम्बे प्रोविंस में रहते थे, राइट। बॉम्बे सिटी यानी कि ओवरऑल बॉम्बे प्रोविंस में रहते थे, और वहां पे ये कानून एप्लीकेबल था एज पर बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली। और उन्होंने दूसरी शादी की, और ये उस टाइम के समाज में एक नॉर्मल प्रैक्टिस हुआ करता था, इवन इन हिंदू कम्युनिटी, कि इफ अ पर्सन डज नॉट हैव चाइल्ड विथ हिज फर्स्ट वाइफ ही वुड जनरली गो इनटू सेकंड मैरिज। तो नरसू अप्पा माली ने भी वही किया, तो ये एक नॉर्मल कस्टम ही था। बट नरसू अप्पा माली के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया फॉर वायलेशन ऑफ दिस एक्ट, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ हिंदू बाईगामस मैरिज एक्ट ऑफ 1946। उन्होंने बाईगैमी यानी कि दो शादियां की हैं, उसके लिए उनके ऊपर केस रजिस्टर किया गया। उसमें उनको कन्विक्टेड भी किया गया, यानी कि दोषी भी पाया गया, उसके लिए उनको सजा भी सुनाई गई। तो नरसू अप्पा माली ने क्या किया, इस कानून को ही, ये जो कानून है इसी को चैलेंज कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट में, क्योंकि तब तक हमारा देश आजाद हो चुका था और संविधान भी अडॉप्ट हो चुका था। और संविधान के अंदर आर्टिकल 14 एंड 15 टॉक अबाउट राइट टू इक्वालिटी मेनली। तो आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी इन प्रिंसिपल। आर्टिकल 15 बात करता है स्पेसिफिकली कि हाउ देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ।
तो नरसुअप्पा माली ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस कानून को ही, ये जो बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ हिंदू बाइगामस मैरिज एक्ट ऑफ 1946 है, इस कानून को ही चैलेंज कर दिया, जिस कानून के अंतर्गत उनको दोषी पाया गया था और उनको सजा सुनाई गई थी। इस कानून को ही चैलेंज किया कि इट इज वॉयलेटिंग फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। सिर्फ हिंदुओं के लिए बाइगैमी क्यों प्रोहिबिटेड है, मुस्लिम्स के लिए क्यों नहीं? अगर करना है बाइगैमी को बैन तो सबके लिए करो, नहीं तो सिर्फ अकेले हिंदुओं के लिए बाइगैमी को आप बैन नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज वायलेटिंग माई right, fundamental right guaranteed under article 14 and 15. It is a kind of discrimination on the basis of religion. अब ये मामला पहुंचा जब बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस कानून को अपहेल्ड किया। अपहेल्ड मतलब इसको लीगल डिक्लेयर किया, कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, बोला इस कानून में कोई दिक्कत है नहीं। बट किस ग्राउंड पे इसको अपहेल्ड किया वो समझिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 13 जो कहता है कि कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, दैट लॉ विल स्टैंड नल एंड वॉइड। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल सम बेसिक पॉलिटी कॉन्सेप्ट्स। तो जो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 है, उसमें स्टार्ट ही होता है पहला आर्टिकल, आर्टिकल 13, जो पहले डिफाइन करता है कि कौन कौन से कानून जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट अगर होंगे तो उनको इलीगल या नल एंड वॉइड माना जाएगा, राइट? समझिए, आर्टिकल 13 सिंपली सेज कि एनी लॉ which is inconsistent with the provisions of part 3 of the constitution, that is fundamental right, will be declared null and void। ठीक है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या अप्रोच लिया? बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जो टर्म लॉ इस्तेमाल किया गया है इन आर्टिकल 13, वो टर्म लॉ डज नॉट इंक्लूड पर्सनल लॉज। That means personal laws, even if they are inconsistent with fundamental rights, shall not be declared null and void as per Article 13, because the word law used in Article 13 does not include personal laws. It includes laws made by the legislative bodies, may it be parliament or state legislative assemblies. तो इस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस कानून बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ हिंदू बाइगैमस मैरिज एक्ट 1946 को अपहेल्ड किया, इसको रिवोक होने से बचाया, और इस कानून के अंतर्गत नारासू अप्पा माली का कन्विक्शन को जस्टिफाई किया। बट इन्होंने एक नया पैंडोरा बॉक्स ओपन कर दिया, आप कह सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक नया ही डिबेट शुरू कर दिया कि अब जो पर्सनल लॉज हैं उनको इवैल्यूएट नहीं किया जा सकेगा ऑन द बेसिस ऑफ violation of fundamental right, because personal laws do not come under the ambit of the term law that has been used under article 13। तो अगर इसका रेलेवेंस देखें, so this judgment has set a precedence regarding personal laws for Hindu, Muslim या Christian community, कि now these personal laws cannot be subjected to constitutional scrutiny under fundamental rights। सरल भाषा में कहें तो now personal laws are immune as per this judgment of Bombay High Court from evaluation रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। इसका एक पॉजिटिव तो हुआ, पॉजिटिव एक चीज तो है सीधा सीधा कि द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 विच प्रोहिबिटेड बाईगैमी फॉर हिंदूज अक्रॉस इंडिया, जिसकी हमने बात की थी, तमाम जो हिंदू पर्सनल लॉज थे वो पास हुए in 1950s, and it could not get challenged in any court of law on the ground that they are violating fundamental right। नहीं तो कोई भी पहुंच जाता नरस्सू अप्पा माली की तरह, ये साहब अगर बैन करना है तो सबके लिए करो, सारे कम्युनिटीज के लिए करो बाईगैमी को, सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों? तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ नरसू अप्पा माली के इस जजमेंट का, बट नेगेटिव्स भी कई सारे आए। नाउ there is an artificial distinction between the term law and personal laws, and this personal law is immune from getting revoked on the grounds of violation of fundamental right।
अब इस कारण से यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है हमारे देश के अंदर। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है कि इवन इन पर्सनल मैटर्स देयर शुड बी यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल द सिटीजन्स अक्रॉस द कंट्री, उसके लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है वो यही है, क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाना चाहिए। उसके लिए आर्ग्यूमेंट ये है कि in absence of uniform civil code, there are different personal laws, and these personal laws are discriminatory, especially against women, and they violate fundamental rights. ये मेन आर्ग्यूमेंट है इन फेवर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन फिर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी डेवलप हो जाता है अगेंस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन द इन नरसू अप्पा माली केस कि पर्सनल लॉज cannot be considered as violating fundamental right as per this Narasu Appamali case, क्योंकि personal laws are not within the ambit of law as per Article 13th definition of law। और आपको पता होना चाहिए, आई होप आपको ये बात पता है, कि जब तक सुप्रीम कोर्ट संविधान के किसी प्रोविजन को इंटरप्रेट नहीं करता है, तब तक अगर हाई कोर्ट का कोई इंटरप्रिटेशन है संविधान के किसी भी प्रोविजन पे, तो वो इंटरप्रिटेशन को ही माना जाएगा। तो आज तक नरसू अप्पा माली जजमेंट का ये इंटरप्रिटेशन जो है वो वैलिड है कि पर्सनल लॉज कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और यही कारण है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो आर्ग्यूमेंट है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के एब्सेंस में पर्सनल लॉज बनाए जाते हैं और वो फंडामेंटल राइट को वॉलेट करते हैं, ये आर्ग्यूमेंट ही डिफीट हो जाता है, क्योंकि पर्सनल लॉज should not be considered as violation of fundamental right as per this Narasu Appamali judgment। तो आई होप यू आर गेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस जजमेंट। इस जजमेंट ने एक पॉजिटिव चीज तो की, इसने एक रास्ता ले डाउन किया फॉर द पार्लियामेंट कि आप कानून बनाइए हिंदू कम्युनिटी को रेगुलेट करने के लिए, और उसके बेसिस पे हिंदू पर्सनल लॉ भी आया, और कोई इसको चैलेंज नहीं कर पाएगा कि इट इज वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। बट एक निगेटिव चीज भी तो स्टार्ट हो गई कि अब पर्सनल लॉज में कुछ भी हो रहा हो, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर पाएगा कोर्ट में कि इट इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट, बिकॉज पर्सनल लॉज आर बियॉन्ड द डेफिनेशन ऑफ लॉ इन आर्टिकल 13। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है इस जजमेंट के ऊपर, वो जरा देखते हैं। तो ये जो नरसू अप्पा माली केस का जो वर्डिक्ट था बॉम्बे हाई कोर्ट का, इट वाज नेवर ऑफिशियली चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी इसको एक्सप्लिसिटली या क्लियरली ओवर रूल नहीं किया या स्ट्राइक डाउन नहीं किया। लेकिन इम्प्लिसिटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट को बहुत बार रिवर्स किया है। फॉर एग्जांपल सायरा बानू केस, जिसको हम लोग ट्रिपल तलाक केस भी कहते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लिसिटली बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले को रिवर्स किया है। सायरा बानू केस या ट्रिपल तलाक केस क्या था? इट वाज अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट डिवोर्स, तलाक 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 बोलिए और डिवोर्स लीजिए इन मुस्लिम कम्युनिटी। अब ट्रिपल तलाक जो प्रैक्टिस थी, इट वाज जस्टिफाइड एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉज। फिर इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में इन सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसको हम लोग ट्रिपल तलाक केस कहते हैं, कि दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ वीमेन। ये डिस्क्रिमिनेटरी है, आर्बिट्रेरी है, और वीमेन के लिए एक्सप्लॉइटेटिव है, और इस ट्रिपल तलाक प्रैक्टिस को बैन किया जाना चाहिए। ये आर्गुमेंट रखा गया सायरा बानू केस में या ट्रिपल तलाक केस में सुप्रीम कोर्ट में। अब अगर नरसू अप्पामाली जजमेंट का बेसिस लिया जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि नो, सिंस इट इज मैटर ऑफ पर्सनल लॉ, तो यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता कि ये फंडामेंटल राइट को वॉलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि पर्सनल लॉज आर इम्यून फ्रॉम स्क्रूटनी रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर सुप्रीम कोर्ट ये आर्गुमेंट ले लेता तब तो सुप्रीम कोर्ट स्टार्टिंग में ही रिजेक्ट कर देता कि ट्रिपल तलाक शुड बी जस्टिफाइड। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टैंड लिया इन ट्रिपल तलाक केस? जब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में कि जो एक्ट ऑफ इंस्टेंट डिवोर्स है, इट इज आर्बिट्ररी एंड डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट मुस्लिम वुमेन, तो जो ट्रिपल तलाक को सपोर्ट करने वाले लोग थे, यानी कि डिफेंडेंट्स ऑफ ट्रिपल तलाक,
वाले जो पार्टी थी, उसने दो आर्ग्यूमेंट दिए थे मेनली, कि ट्रिपल तलाक इज मैटर ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर मुस्लिम कम्युनिटी अंडर आर्टिकल 25, कि हमारा रिलीजियस फ्रीडम का मामला है, आर्टिकल 25 जो गारंटी करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया कि लुक, आर्टिकल 25 वही सारे एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन को प्रोटेक्ट करता है विच इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन, एंड practice of triple talaq is not essential part of the religion, that is why it should not be given protection under article 25। तो ये आर्गुमेंट तो रिजेक्ट हो गया। दूसरा आर्गुमेंट था वो नरसू अप्पा माली जजमेंट से आता था कि द टर्म लॉ इन आर्टिकल 13 डज नॉट इंक्लूड पर्सनल लॉस। तो ऑन हाउ इट कैन बी चैलेंज्ड कि ट्रिपल तलाक इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट, बिकॉज ट्रिपल तलाक इज कमिंग फ्रॉम पर्सनल लॉस। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा था, सीधा सीधा नरसू अप्पा माली जजमेंट को रिवर्स नहीं किया, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस ट्रिपल तलाक केस में कहा कि पर्सनल लॉज आर नॉट अबोव फंडामेंटल राइट्स। तो इनडायरेक्टली या इम्प्लिसिटली सुप्रीम कोर्ट हैज रिवर्स्ड द नरसू अप्पा माली जजमेंट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, बट क्लियरली या एक्सप्लिसिटली अभी तक नरसू अप्पा माली जजमेंट को रिवोक या रिवर्स नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो दिस नारासू अप्पा माली जजमेंट स्टिल सर्वाइव्स, यही इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि द घोस्ट, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, द घोस्ट ऑफ नारासू अप्पा माली जजमेंट स्टिल रिमेन्स। और उसको लेकर के अलग अलग कोर्ट्स के अंदर अभी भी आर्ग्यूमेंट होता है कि नो, पर्सनल लॉज आर बियॉन्ड इवैल्यूएशन या स्क्रूटनी as far as their implications over fundamental right is concerned। तो जरूरी है, इट इज नीडेड कि सुप्रीम कोर्ट ऑफिशियली एक्सप्लिसिटली नरसू अप्पा माली केस के जजमेंट को रिवर्स करे। यहाँ पे कई सारे मामले आ गए, जस्ट होप आपको सारी बातें आप रिटेन कर पाए, समझ पाए। पहले तो हमने पर्सनल लॉज को समझा, फिर नरसूप्पा माली जजमेंट देखा। नरसूप्पा माली जजमेंट में मेनली क्या है कि पर्सनल लॉज आर नॉट विद इन द डेफिनेशन ऑफ द लॉ टर्म अंडर आर्टिकल 13, एंड दैट इज वाई स्टेट चाहे, सरकारें चाहे, तो वो कोई भी ऐसा कानून बना सकती हैं जो पर्सनल लॉज से रिलेटेड होगा, जो सो कॉल्ड फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट भी जा सकता है। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखने को मिला, हिंदू कोड्स आए, हिंदू आ, आ, हिंदू पर्सनल लॉज आए और कोई इसको चैलेंज नहीं कर पाया। निगेटिव भी है, कई सारे इल या इविल प्रैक्टिसेस चल रहे हैं इन द नेम ऑफ पर्सनल लॉज, जिसको चैलेंज नहीं किया जा पा रहा है इन द कोर्ट, दैट दे आर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट। उसमें से एक था ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक वाले केस में या सायरा बानो केस में नरसू अप्पा माली जजमेंट को रिवर्स तो नहीं किया, लेकिन एक तरीके से इम्प्लिसिटली, इनडायरेक्टली रिवर्स जरूर कर दिया है। एक एक्सप्लिसिटली रिवर्स नहीं किया, बट इम्प्लिसिटली रिवर्स जरूर कर दिया व्हेन इट सेड कि पर्सनल लॉज आर नॉट अबोव फंडामेंटल राइट, यानी कि इफ सम पर्सनल लॉ इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट, इट कैन बी स्ट्रक डाउन, एंड दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था मेंस में, वैसे ये जीएस पेपर 2 में नहीं आया था, जीएस पेपर 1 में आया था इंडियन सोसाइटी में। ऐसा प्रश्न एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में भी आ सकता है कि कस्टम्स एंड ट्रेडिशन सप्रेस रीजन लीडिंग टू ऑब्सक्यूरेंटिज्म, डू यू एग्री? तो आखिर इस केस में भी तो हमने यही देखा ना कि तो कस्टम था कि अगर पहली मैरिज से बच्चा नहीं हो रहा है तो यू गो इंटर इनटू सेकंड मैरिज। तो बाईगैमी वाज एन एक्सेप्टेड कस्टम या ट्रेडिशन। बहुत बार इट लीड्स टू ऑब्सक्यूरेंटिज्म। ऑब्सक्यूरेंटिज्म क्या होता है? सप्रेसिंग रीजन। ऑब्सक्यूरेंटिज्म मींस प्रिवेंशन ऑफ इनलाइटेनमेंट एंड प्रोग्रेसिव आइडियाज इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन एंड कल्चर। तो क्या आप इससे अग्री करते हैं? ये प्रश्न था, ये ऐसा एथिक्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कस्टम्स और ट्रेडिशन का जीवन में पॉजिटिव इंपैक्ट बताइए। कस्टम्स और ट्रेडिशन से हमारे जीवन में उत्साह आता है, आज होली जैसे हम लोग मना रहे हैं। सिर्फ क्रिटिसाइज मत कीजिए, पॉजिटिव भी बातें बताइए, बट साथ ही साथ फिर थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी कीजिए कि बहुत बार इन द नेम ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन वी एंड अप हैविंग आउटडेटेड प्रैक्टिसेस, रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस, जैसे कि सती का प्रैक्टिस था, कभी विडो रीमैरिज था, डाउरी का प्रैक्टिस आज तक कंटिन्यू चल रहा है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। तो कुछ कुछ कस्टम्स और ट्रेडिशंस को हमें रिवर्स करने की जरूरत है। यहाँ पे आप राजा राम मोहन रॉय जी का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ही वॉज नॉट रेडिकल। आपने हिस्ट्री पढ़ी है ना, तो ही वॉज नॉट रेडिकलिस्ट कि सब कुछ खत्म कर दो, लाइक हेनरी विवियन डेराजियो।
ही वॉज रिफॉर्मिस्ट कि जो कस्टम्स अच्छे हैं, ट्रेडिशंस अच्छे हैं, उनको कंटिन्यू किया जाए, बट नॉट एवरी कस्टम्स शुड बी बियॉन्ड क्वेश्चनिंग। हर एक कस्टम को प्रोग्रेसिव आइडियाज के लाइट में हमें इवेल्युएट करना होगा। इस तरीके से आप कंक्लूजन भी लिख सकते हैं इस प्रश्न का। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्टार लिंक इन इंडिया। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, लास्ट महीने ही हमने एक आर्टिकल पढ़ा था स्टार लिंक इन भूटान। वहां पे मैंने स्टार लिंक के बारे में बताया था। उस टाइम तक ऑफिशियली भारत की कोई भी कंपनी स्टारलिंक के साथ एग्रीमेंट में नहीं थी, बट अब स्टारलिंक के साथ भारत की दोनों कंपनियां एयरटेल एंड जियो एग्रीमेंट में आ गई हैं। इसलिए वापस से हम लोग ये कवर कर रहे हैं स्टारलिंक इन इंडिया। बट एक बार जरा फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है स्टारलिंक। तो स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा विथ हेल्प ऑफ सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशंस। तो बहुत सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च किए गए हैं जिनका पर्पस होगा कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी को प्रोवाइड करे। स्टारलिंक की मदद से जो इंटरनेट अवेलेबल होगा वो हाई स्पीड होगा विथ लो लेटेंसी, उसमें लैग बहुत कम होगा। और स्टारलिंक की मदद से जो सैटेलाइट सर्विसेज बेस्ड इंटरनेट हैं, इसकी पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगी, यानी कि रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में भी अवेलेबल होगा। स्टारलिंक हैज़ बिन डेवलप्ड बाय स्पेस एक्स, स्पेस एजेंसी ओन्ड बाय इलॉन मस्क। स्टार लिंक के कुछ फीचर्स वी आर जस्ट रिवाइजिंग, दैट इज वाई एम मूविंग स्लाइटली फास्ट, क्योंकि लास्ट मंथ भी हमने देखा ही था। इसमें लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट्स लगभग 550 किलोमीटर की हाइट पे सैटेलाइट्स को लॉन्च किए गए हैं। मैसिव नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड, इसीलिए इसको कहा जा रहा है सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन। तो अबाउट 5000 सैटेलाइट्स आर देयर इन ऑर्बिट सर्विंग दिस पर्पस, एंड द नंबर इज एक्सपेक्टेड टू गो अप एज हाई एज 12,000। एंड जैसे डिश एंटीना में हमारे घर में सर्विसेज आते हैं डिश टीवी वाले, वैसे ही छोटा छोटा स्मॉल डिश एंटीना हमें लगाना होगा, और इसकी मदद से हम इंटरनेट सर्विसेज भी नाउ डायरेक्टली एक्वायर कर सकते हैं। तो इट इज डायरेक्ट टू यूजर सर्विस, एंड दैट इज वाई इट कैन सर्व इवन इन रूरल एंड आइसोलेटेड लोकेशन। जैसे डिश एंटीना रूरल एरियाज में भी काम करता है, ये स्टार लिंक इंटरनेट सर्विसेज रूरल एरियाज में भी काम करेगा। इससे फायदे तो बहुत हैं। डिजिटल डिवाइड को एड्रेस करेगा। अदरवाइज अभी इंटरनेट पेनिट्रेशन जो है सिर्फ अर्बन एरियाज में है, रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है। डिफेंस या मिलिट्री यूज में भी काम आ सकता है। मैरी टाइम या एविएशन इंटरनेट में भी काम आएगा। एस्ट्रोनॉमी और रिसर्च में भी काम आएगा। कुछ कंसर्न्स भी हैं, इतने सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, 12,000 तक सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे, तो वो जब डिफंक्ट होंगे तो स्पेस के अंदर डेबरी, स्पेस वेस्टेज काफ़ी बढ़ सकता है। और जो बाकी एग्जिस्टिंग सैटेलाइट्स हैं फॉर अदर पर्पसेस, उनकी फंक्शनिंग जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है। बाकी जो स्पेस मिशन भेजे जाते हैं उनकी फंक्शनिंग ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि दुनिया के अलग अलग देश जो हैं वो स्टार लिंक के साथ एग्रीमेंट में जा रहे हैं इन ऑर्डर टू हैव स्पेस बेस्ड इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इन देयर कंट्री। अब हमारे देश की जो दो इंपॉर्टेंट टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, एयरटेल एंड जियो, बोथ ऑफ देम हैव इंटर इनटू पार्टनरशिप विथ स्पेसएक्स स्टारलिंक, और इसकी मदद से सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज भारत के अंदर प्रोवाइड किए जा सकेंगे। एयरटेल और जियो क्या करेंगे? एयरटेल और जियो जो है ग्राउंड बेस्ड, अब स्टारलिंक तो आकर के भारत में अपने इक्विपमेंट्स और एसेट नहीं बेच पाएगा ना, तो एयरटेल और जियो अपने रिटेल आउटलेट्स में स्टारलिंक के इक्विपमेंट्स बेचेंगे, ये वाले डिश एंटीना एंड ऑल वो बेचेंगे, जिसकी मदद से फिर हम लोग स्टारलिंक सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान रहे कि एयरटेल और जियो ने अभी एग्रीमेंट साइन किया स्टारलिंक के साथ। स्टारलिंक को ऑफिशियली अभी तक भारत सरकार ने परमिशन नहीं दिया है भारत के अंदर सर्विसेज ऑफर करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं डेटा प्राइवेसी, डेटा लीकेज का भी कंसर्न है। तो ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नॉट अलाउड स्टारलिंक टू ऑपरेट इन इंडिया। वो देखना होगा कब भारत सरकार लाइसेंस देती है, देती भी है कि नहीं। स्टारलिंक सर्विसेज का एक मेजर चैलेंज भी है, द प्राइसेस ऑफ इंटरनेट दैट आर सैटेलाइट बेस्ड वुड बी सिग्निफिकेंटली हाइयर। आप देख सकते हैं ये आर्टिकल यही कह रहा है, इट वुड बी 14 टाइम्स हाइयर एज कंपेयर टू द रेगुलर इंटरनेट सर्विसेज। The prices are going to be higher, and that is why, though its availability in rural areas would be higher, but because of the higher price, उसको अडॉप्ट कर पाएंगे रूरल पॉपुलेशन या नहीं, वो देखना होगा। देयर वुड बी लिमिटेड अफोर्डेबिलिटी एंड दैट कुड हिंडर अडॉप्शन ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी दैट आर सैटेलाइट बेस्ड वाया स्टारलिंक इन रूरल एरियाज। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
The next article is about successful undocking of SpaceX mission. This topic is important from our syllabus GS paper 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. तो हमने SpaceX मिशन के हर एक स्टेप को कवर किया है पिछले 3 महीनों से. आई जस्ट होप कि आपको याद आ रहा होगा हमने SpaceX मिशन को कवर किया. इसमें मैंने आपको बताया था 30 दिसंबर को हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो ने PSLV C60 रॉकेट की मदद से एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था SpaceX मिशन. इस SpaceX मिशन के अंदर 2 सैटेलाइट्स थे. दोनों का वेट लगभग 220 किलोग्राम के आसपास है. SpaceX 01 जिसका नाम है चेजर, SpaceX 02 जिसका नाम है टारगेट. और इनको लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया एट ए हाइट ऑफ अबाउट 475 किलोमीटर. और इनका मकसद क्या है? इनको स्पेस में लॉन्च करने के बाद अब इसरो इनको पहले डॉकिंग कराएगी, मतलब एक दूसरे के साथ लिंक कराएगी, वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे. और डॉक करने के बाद वो पावर ट्रांसफर करेंगे. और उसके बाद पावर ट्रांसफर मतलब चार्ज करेंगे. जैसे कैसे चार्जर को मोबाइल के साथ आप डॉक कर देते हैं तो उसके बाद पावर ट्रांसफर होता है. और फिर वो एक दूसरे के साथ अनडॉक होंगे, मतलब सेग्रीगेट होंगे. इसको टेस्ट किया जाना था अंडर SpaceX मिशन ऑफ इसरो. तो ये लॉन्च हुआ 30 दिसंबर को. जनवरी महीने में लगभग 15 जनवरी के आसपास ये डॉकिंग वाला एक्सरसाइज जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कराया गया. एंड डॉकिंग एक्सरसाइज सक्सेसफुल होते के साथ भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया आफ्टर US, रशिया एंड चाइना टू अचीव दिस फीट. सक्सेसफुल डॉकिंग ऑफ 2 सैटेलाइट्स इन द स्पेस. ऐसा करवाने वाला कि स्पेस के अंदर ही 2 सैटेलाइट अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करते करते ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाए, ऐसा सक्सेसफुली करवाने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया. अभी जो डॉकिंग एक्सपेरिमेंट हमने किया है इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन चंद्रयान 4, क्योंकि चंद्रयान 4 में हमें डॉकिंग एक्टिविटी करनी है. और वो और ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि उसको अर्थ के ऑर्बिट में नहीं करना है, उसको करना है मून के ऑर्बिट में. एक पार्ट जो होगा वो मून पे लैंड करेगा, वहां से सैंपल को रिट्रीव करेगा, फिर राइज करेगा, और फिर वो ऑलरेडी एक सैटेलाइट जो मून के ऑर्बिट में होगा उसके साथ डॉक होगा. और डॉक होने के बाद वो दोनों वापस से अर्थ पे आएंगे, क्योंकि ये मून सैंपल को लाना है अंदर चंद्रयान 4. उसके लिए डॉकिंग एक्टिविटी को सक्सेसफुली हमें करना होगा इन द मून्स ऑर्बिट. तो उसके पहले अर्थ ऑर्बिट में SpaceX मिशन ने डॉकिंग एक्टिविटी को टेस्ट कर लिया. भारत अंतरिक्ष अभियान जिसके अंतर्गत इंडिया इज गोइंग टू लॉन्च इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय 2035, उसके लिए भी डॉकिंग इन द स्पेस हैज टू बी डन सक्सेसफुली. तो वो टेस्टिंग पर्पस से हमने SpaceX मिशन में डॉकिंग को सक्सेसफुली कर लिया इन जनवरी 2025. अब करंट न्यूज ये है कि दोनों जो सैटेलाइट्स हैं टारगेट एंड चेजर दे हैव बीन सक्सेसफुली अनडॉक्ड आल्सो इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ. एंड दैट मेड इंडिया अगेन द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर US, रशिया एंड चाइना टू अचीव दिस माइलस्टोन. और हमने बिल्कुल पहले अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल अनडॉकिंग भी कर दी है. अब ये जो डॉकिंग एंड अनडॉकिंग एक्सपेरिमेंट हमने सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है इस कैपेबिलिटी को, उसके बाद फ्यूचर में अब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसकी मदद से. इन स्पेस रिफ्यूलिंग. मान लीजिए कि कोई ऑलरेडी रॉकेट है या कोई सिस्टम है ऐसा जिसको फ्यूल की जरूरत है, तो अर्थ से हम दोबारा से फ्यूल भेज सकते हैं और इन स्पेस रिफ्यूलिंग कर सकते हैं. पहले डॉक करेगा, फ्यूल ट्रांसफर करेगा, वापस से अनडॉक होगा और अर्थ पे वापस से आ जाएगा. सैटेलाइट सर्विसिंग या असेंबली इन द स्पेस. अगर कोई सैटेलाइट ऑलरेडी है स्पेस में, उसको थोड़ा बहुत उसको सर्विसिंग करनी है, उसकी थोड़ा बहुत उसको मेंटेनेंस देना है, तो भी अर्थ से भेजा जा सकता है एक नया सर्विस या मेंटेनेंस सैटेलाइट जो स्पेस में जाएगा और एग्जिस्टिंग सैटेलाइट को फिर सर्विसिंग करेगा बाय डॉकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल विथ इट, एंड देन अगेन इट विल अनडॉक एंड कम बैक ऑन द अर्थ सरफेस. तो ये पॉसिबिलिटीज हैं फ्यूचर की आफ्टर सक्सेस ऑफ दिस SpaceX मिशन विच हैज इन फर्स्ट गो docked 2 satellites in the space, Chaser and Target, and also successfully undocked. इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मिशन अमृत सरोवर, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. मिशन अमृत सरोवर भारत सरकार की इनिशिएटिव है जिसको अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था. इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, यह लक्ष्य रखा गया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 पॉन्ड्स बनाए जाएंगे. इस तरीके के एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव 75 पॉन्ड्स.
या तो नए बनाए जाएंगे या एग्जिस्टिंग पॉन्ड्स को रिजुविनेट किया जाएगा। बट हर डिस्ट्रिक्ट में अंडर मिशन अमृत सरोवर कम से कम 75 पॉन्ड्स होने ही चाहिए। और ये नहीं कि छोटा मोटा गड्ढा खोद दिया और उसको बोले पॉन्ड है। पॉन्ड की एरिया मिनिमम 1 एकड़ होनी चाहिए एंड कैपेसिटी होनी चाहिए 10,000 क्यूबिक मीटर। ये मिशन अमृत सरोवर लाया गया है ताकि वाटर स्कार्सिटी को एड्रेस किया जा सके भारत के अंदर। और पॉन्ड्स के कारण क्या होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी इंप्रूव होता है। बारिश का पानी आकर के पॉन्ड में इकट्ठा होगा और पॉन्ड से फिर वो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता रहेगा। इट इज ऑल्सो ए वे टू रिज्यूवनेट ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज। अभी मिशन अमृत सरोवर के अंदर फेज 2 लॉन्च किया गया है, जिसमें अब जन भागीदारी या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंकरेज किया जा रहा है कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेस के काम करने से नहीं होगा। इवन कॉमन पीपल हैव टू टेक पार्टिसिपेशन इन इम्प्रूवमेंट या क्रिएशन ऑफ न्यू वाटर पॉन्ड्स। अभी तक लगभग 70,000 पॉन्ड्स बनाए जा चुके हैं अंडर मिशन अमृत सरोवर। करंट न्यूज जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन रेलवे ने क्या तय किया है वो सी देखिए, ये है करंट न्यूज कि वो भी मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत पॉन्ड्स बनाएगी। दे विल डिग पॉन्ड्स अलोंग देयर ट्रैक्स। तो ट्रैक्स के अलोंग रेलवेज के पास बहुत सारी जमीनें होती हैं। रेलवे के पास काफ़ी सारी ज़मीनें होती हैं फ्यूचर प्रोविजन के लिए कि भविष्य में अगर ट्रैक एक्सपेंशन करना है तो ट्रैक्स के अलोंग जितनी भी ज़मीनें हैं वहाँ पे रेलवेज विल आल्सो नाउ डिग पॉन्ड्स अंडर मिशन अमृत सरोवर। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। चार धाम यात्रा से संबंधित जो प्रश्न है इसमें पहला स्टेटमेंट तो सही है बट दूसरा गलत है। यहाँ पे होना चाहिए उत्तराखंड। इंडियन ओशन में डियागो गार्सिया से रिलेटेड। ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है, इट इज नॉट इनहैबिटेटेड। यहाँ पे तो यूएस का है ना मिलिट्री बेस, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों सही हैं। अपार आईडी में अगेन थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रेस्ट टू आर करेक्ट। और आईआईपी तो सिंपल है, मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के परफॉर्मेंस को मेजर करता है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।